देखो Want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Hold the world hostage so I could take over the governance of the entire world, which would be awesome. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. वास्तविकता के साथ जागो। क्या आप बिलीव करोगे कि आज से कई साल पहले स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि आगे जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के लिए खतरा बनेगी। एंड ये तो कुछ भी नहीं, स्टीफन हॉकिंग ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो आज सच साबित हो रही हैं। और हॉकिंग ने मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल के बारे में जो भविष्यवाणियां की थी, उन्हें जानकर आप सच में शॉक हो जाओगे। तो चलो स्टीफन हॉकिंग की कुछ ऐसी अननोन प्रेडिक्शंस के बारे में जानते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार फिर से बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया है, आप इसे कह सकते हैं डराने वाला दावा। स्टीफन हॉकिंग ने जो कहा था वो मे भी सही हो। अब स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शन जानने से पहले हमारा उनकी अर्ली लाइफ को जानना जरूरी है। स्टीफन हॉकिंग जो ब्रिलियंस और डिटरमिनिज्म का दूसरा नाम थे, 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में जन्मे हॉकिंग की अर्ली लाइफ चुनौतियों से भरी हुई थी। इवन एज अ चाइल्ड हॉकिंग ने यूनिवर्स की वर्किंग के बारे में गहरी क्यूरियोसिटी दिखाई। हालांकि 21 साल की उम्र में उन्हें ALS नाम की एक रेयर मोटर न्यूरॉन डिजीज का पता चला, जिससे धीरे धीरे उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो रहा था। और डॉक्टर्स ने तो ये तक कह दिया था कि इस बीमारी के चलते उनके पास सिर्फ 2 साल बचे हैं जीने के लिए और वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। बट हॉकिंग को ये मंजूर नहीं था। इतनी हार्ड सिचुएशंस का सामना करने के बावजूद हॉकिंग ने अपना जज्बा टूटने नहीं दिया। उन्होंने फिजिक्स के प्रति अपने पैशन को जारी रखा और एक ऐसी जर्नी पर निकल पड़े जिसने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलो आओ हम सभी साइंस लवर्स समय में पीछे चलें और स्टीफन हॉकिंग के साइंटिफिक कैरियर की उन भविष्यवाणियों को देखें जो सच साबित होती दिख रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान हॉकिंग का इंटेलिजेंट और क्यूरियस नेचर तेजी से चमका। ब्लैक होल और सिंगुलैरिटी पर उनकी रिसर्च ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में रिवोल्यूशन ला दिया। और एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हॉकिंग एक स्पीड जनरेटिंग डिवाइस से कम्युनिकेट करते थे। अपने शानदार कैरियर के दौरान हॉकिंग की थ्योरीज ने अपने समय की मान्यताओं को चुनौती दी और हमारी साइंटिफिक नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाया। ब्लैक होल द्वारा रेडिएशन एमिट करना, ग्रेविटेशनल वेव्स की एग्जिस्टेंस और यहाँ तक कि टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटी के बारे में उनकी भविष्यवाणियों ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, मैं नहीं मानता। और दशकों बाद एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस और वैज्ञानिक सफलताओं ने हॉकिंग की कई भविष्यवाणियों को सच साबित होता बताया, जिससे उनका नाम अब तक के सबसे महान साइंटिफिक माइंड्स की लिस्ट में शामिल हो गया। तो हमारी जर्नी शुरू होती है हॉकिंग की माइंड ब्लोइंग प्रेडिक्शन से कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। उन्होंने थ्योरी दी कि ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। अगर आप साइंस लवर हो तो आपने इस वर्ड को कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इस कॉन्सेप्ट ने हमारे बिलीफ को पूरी तरह से तोड़ दिया कि कोई भी चीज ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल से बच के बाहर नहीं आ सकती। बट यहाँ तो रेडिएशन बड़ी ही आराम से ब्लैक होल से बाहर निकल रही है और इसीलिए इसने डिबेट्स और डाउट्स को जन्म दिया। हालांकि दुनिया कुछ भी कहे, बाद में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स ने स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी को प्रूव कर दिया और इसने यूनिवर्स को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल दिया। और जो साइंटिस्ट खुद को तुर्रम खा समझते थे, हॉकिंग की थ्योरी प्रूव होने के बाद उन सब के तो लग गए। और समय में आगे बढ़ते हुए हम ग्रेविटेशनल वेव्स के एग्जिस्टेंस के बारे में हॉकिंग की भविष्यवाणी का सामना करते हैं। अब ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं पता तो चिंता मत करो, आगे सब समझ आ जाएगा। लीगो की खोज से दशकों पहले हॉकिंग ने ग्रेविटेशनल वेव्स की एग्जिस्टेंस का प्रस्ताव रखा था। अब हमारे जिन व्यूअर्स को नहीं पता कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, तो वो इस एग्जाम्पल से समझे। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में तरंगे और वेव्स को कहते हैं। जैसे कि जब हम तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो वो पत्थर तालाब में वेव्स क्रिएट करता है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर स्प्रेड होती हैं। तो जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार एक्सेलरेट करते हैं या फिर अपनी स्पीड को चेंज करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स बनाते हैं जो कि उनसे बाहर की ओर निकलते हैं। अब स्पेस एंड टाइम को एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक की तरह इमेजिन करो, जैसे कि ट्रैम्पोलिन। और जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो स्पेस टाइम के फैब्रिक में तरंगे क्रिएट करता है। ठीक उसी तरह जैसे ट्रैम्पोलिन पर उछलती हुई बॉल सरफेस पर रिपल्स या फिर तरंगे क्रिएट करती हैं और इन रिपल्स और वेव्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। आई होप अब सब क्लियर हो गया होगा। साल 2015 में लीगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाकर हॉकिंग की भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया और एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड में एक नया चैप्टर खोलकर इतिहास रच दिया। अब मैं जब से लीगो कर रहा हूँ, आखिर ये लीगो है क्या? दरअसल लीगो स्टैंड फॉर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये एक्सपेरिमेंट के लिए एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी है जिसे ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। अब हमारी इस जर्नी की अगली डेस्टिनेशन है मल्टीवर्स।
मार्वल वाला नहीं, स्टीफन हॉकिंग वाला। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि रियलिटी में एक नहीं बल्कि कई यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और हमारा यूनिवर्स भी उन अनगिनत यूनिवर्सेस में से एक है। कॉस्मोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स वही हाल की रिसर्च पैरेलल यूनिवर्स की पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करती है। एंड इंटरेस्टिंगली मल्टीवर्स के बारे में तो हमें एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में भी बताया गया है, जहाँ पर श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को मल्टीवर्स के बारे में बताते हैं। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद के लिए सेव कर लेना। और हमारी इस जर्नी की अगली डेस्टिनेशन हमें बताती है कि स्टीफन हॉकिंग टाइम ट्रैवल के प्रति कितने ज्यादा पैशनेट थे, जबकि टाइम ट्रैवल स्टिल एक साइंटिफिक डिबेट का टॉपिक है। अब स्टीफन हॉकिंग ने अपने समय पर एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था, ये पता लगाने के लिए कि क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है। क्या था वो एक्सपेरिमेंट, चलिए बताता हूँ। 28 जून 2009 को स्टीफन हॉकिंग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जो सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स के लिए ही रखी गई थी, क्योंकि जब उन्होंने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की तो उन्होंने उसके बारे में किसी को नहीं बताया। और जब वो पार्टी खत्म हो गई तो हॉकिंग ने उस जगह के कोऑर्डिनेट्स, टाइम और लोकेशन दी उस पार्टी की जो कि कब की खत्म हो चुकी है, ताकि अगर फ्यूचर में टाइम मशीन बन चुकी हो तो कोई ना कोई टाइम ट्रैवलर उनके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर उनकी उस पार्टी में आए। पार्टी की टाइमिंग 12 बजे की थी। हॉकिंग का पूरा ध्यान अपनी घड़ी पर ही था और जैसे ही 12 बजे बूम, नथिंग, कोई भी टाइम ट्रैवलर नहीं आया। तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं है? नहीं, बिकॉज देयर आर मैनी थ्योरीज जो बताती है कि वहाँ कोई टाइम ट्रैवलर क्यों नहीं आया होगा। जैसे कि जिस सेंचुरी में टाइम मशीन बनी हो तब तक अर्थ पर किसी एपोक्लिप्स के चलते इंटरनेट डिस्ट्रॉय हो गया हो और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो चुकी हो, जिससे फ्यूचर के टाइम ट्रैवलर्स को हॉकिंग की पार्टी के बारे में पता ही नहीं चला होगा। या फिर फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन टाइम मशीन को कंट्रोल करती होगी वो मेक श्योर करती होगी कि टाइम मशीन को नेसेसरी हो तब यूज किया जाए, ताकि पास्ट में लिए किसी एक्शन से हमारा फ्यूचर इफेक्ट ना हो इन बैड वे। एंड आज बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट भी हॉकिंग की बात से एग्री करते हैं। एंड यहाँ तक कि सदी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की मौत के बाद कुछ ऐसे एविडेंसेस पाए गए जिनसे पता चलता है कि शायद टेस्ला किसी टाइम ट्रेवल की मशीन पर काम कर रहे थे एंड उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए थे। एंड इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, मैं मिलता हूँ आपको वहीं।